Good morning everyone. Welcome to social science class. Dear students, today we will start the next topic of chapter 2. The topic is Stalinism and collectivizations. In our previous video we have done two topics, civil war and making a social society, और उसमें हमने लेनिन के जो चेंजेस किए थे लेनिन ने रशिया के अंदर उनके बारे में डिस्कस किया था, और जिसकी वजह से बहुत सारे लोग इवन की पार्टी वर्कर्स भी क्रिटिसाइज़ करने लग गए थे जो चेंजेस और जो रिफॉर्म्स रशिया के अंदर लेनिन ने किए थे। और लेनिन की जनवरी 21 1924 में डेथ हो जाती है, तो उसके बाद पार्टी को हेडेड कौन करता है? स्टालिन। अब स्टालिन जो भी प्रॉब्लम्स फेस कर रहा था और उनके लिए उसने जो भी मेजर्स किए और जो प्रोसेस की उसे स्टालिनिज़म कहते हैं, जो इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और साथ में ही जो प्रोसेस की, जो पॉलिसी, जो मेजर्स उसने अडॉप्ट किए उसे ही कलेक्टिवाइजेशन बोला जाता है, सामूहिकीकरण। यानी कि कलेक्टिवाइजेशन एक पॉलिसी थी जिसे सोवियत गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया था, और इस पॉलिसी के अंदर क्या था? ट्रांसपोर्ट, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एंड टू रिड्यूस द पावर ऑफ कुलक्स, जो इस टॉपिक के आगे हम स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग ऑफ दिस टॉपिक। द पीरियड ऑफ द अर्ली प्लान्ड इकोनॉमी वाज लिंक्ड टू द डिजास्टर ऑफ द कलेक्टिवाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। जो प्लान्ड इकोनॉमी स्टार्ट की थी, यानी कि लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था, 5 ईयर प्लान्स शुरू कर दिए थे, लेकिन जो डिजास्टर्स आ रहे थे, जो फेमाइन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी, उसकी वजह से जो एग्रीकल्चर में कलेक्टिवाइजेशन हुआ और डिजास्टर्स आए, फेमाइन वगैरह, या स्टारवेशन की प्रॉब्लम रशिया को फेस करनी पड़ी थी। तो ये वो पीरियड चल रहा था कि जब फेमाइन आ रहे थे और कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम शुरू कर दिया था। और इस कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम में क्या था? 27 और 28 में टाउन्स इन सोवियत रशिया वर फेसिंग एन एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ ग्रेन सप्लाईज। जो रशिया, जो सोवियत रशिया बन चुका था, यानी ये सोवियत वर्ड लग गया था इसके साथ, सोवियत रशिया के अंदर बहुत सारे जो शहरों के लोग थे उनको जो ग्रेन सप्लाई थी प्रॉपर नहीं हो रही थी, जिसकी वजह से वो प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे। द गवर्नमेंट फिक्स्ड प्राइस एट विच ग्रेन मस्ट बी सोल्ड, बट द पीजेंट्स रिफ्यूज टू सेल दियर ग्रेन टू गवर्नमेंट बायर्स एट दीज प्राइजेस। गवर्नमेंट ने क्या किया? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो ग्रेन के प्राइसेस थे उसको फिक्स कर दिया कि जो पीजेंट्स हैं उसी प्राइस के ऊपर अपना जो प्रोड्यूस है, जो ग्रेन है, उसको सेल कर सकते हैं। स्टालिन, हु हेडेड द पार्टी आफ्टर द डेथ ऑफ लेनिन, इंट्रोड्यूस फर्म इमरजेंसी मेजर्स। स्टालिन ने लेनिन की डेथ के बाद जो है पार्टी की कमान को संभाला था, और उसने इंट्रोड्यूस किए थे इमरजेंसी मेजर्स, क्योंकि उस टाइम समस्या चल रही थी तो उसे ये सख्त कदम उठाने पड़े। ही बिलीव्ड दैट रिच पीजेंट्स एंड ट्रेडर्स इन द कंट्री साइड्स वर होल्डिंग स्टॉक्स इन होप ऑफ हायर प्राइजेस। उसे विश्वास था कि जो रिच पीजेंट्स हैं वही गड़बड़ कर रहे हैं, जो ट्रेडर्स हैं, क्योंकि प्राइजेस गवर्नमेंट ने फिक्स कर दिए तो उन्होंने क्या करने शुरू कर दिए? अपने स्टॉक्स को जो है जमाखोरी करनी शुरू कर दी। होल्डिंग क्या होता है? होल्डिंग स्टॉक्स मीन्स जमाखोरी, यानी कि उन्होंने अपनी ग्रेन्स को बेचा ही नहीं, किस उम्मीद में कि जब हायर प्राइजेस हो जाएंगे तब वो उस स्टॉक को बेचेंगे। स्पेकुलेशन हैड टू बी स्टॉप्ड एंड सप्लाई कॉन्फिस्केटेड। अब गवर्नमेंट के सामने क्या समस्या आ रही थी कि जो स्पेकुलेशन हो रही थी, जो जमाखोरी हो रही थी, जो जमाखोरी कर रहे थे लोग, उनको रोकना, और जो सप्लाई थी यानी कि अनाज को कब्जे में लेना, ये एक मेजर जो काम था उस वक्त स्टालिन के सामने था। कॉन्फिस्केटेड क्या था बेटा? सीज करना, जब्त करना,
यानी जो भी सप्लाई थी, जो भी ग्रेन स्टॉक कर रखा था ट्रेडर्स ने, उनसे वो लेना वापस। तो इन 1928 पार्टी मेंबर्स टूर द ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज़। अब ड्यूटी लगा दी पार्टी मेंबर्स की कि जो भी ग्रेन प्रोड्यूसिंग एरियाज़ हैं वहाँ पर वो लोग जाएं, टूर करें, सुपरवाइजिंग करें, एनफोर्स्ड ग्रेन कलेक्शंस और एंड रेडिंग कुलाक्स, और रेड डालें कुलाक्स और ट्रेडर्स के ऊपर जिन लोगों ने होल्डिंग कर रखी है। द नेम फॉर वेल टू डू पीजेंट्स एज शॉर्टेज कंटिन्यूड द डिसीजंस वर टेकन टू कलेक्टिवाइज फार्म्स। अब कुलक्स कौन होते हैं? कुलक्स होते हैं रिच पीजेंट्स। ठीक है, हमने बहुत सारे वर्ड्स यूज़ किए हैं। ये उन लोगों के लिए हैं जिनके पास बहुत सारी लैंड थी और कैटल्स भी थे साथ में। कैटल्स में जितने भी मवेशी आ जाते हैं, हॉर्सेस आते हैं, गायें भैंस जो भी घरों में पाले जाते हैं, वो संख्या में ज़्यादा थे और ज़मीन भी उनके पास ज़्यादा थी। तो बड़े प्रॉस्पर्स रिच जो पीजेंट्स थे उनको कुलाक्स बोला जाता था। अब कुलॉक्स की जो एक्टिविटी वो कर रहे थे उसके ऊपर एक्शन लेना था। ठीक है, तो शॉर्टेज जो कंटिन्यूड थी, यानी कि जो सप्लाई हो रही थी वो कम थी, फूड शॉर्टेज कम, फूड की शॉर्टेज थी और लगातार ये स्थिति बनी रही। तो डिसीज़न लिया गया कलेक्टिवाइज फार्म्स की, जो फार्म हैं, जो खेत हैं, उनको इकट्ठा किया जाए। सरकार ने क्या बोला? इट वॉज आर्ग्यूड दैट ग्रेन शॉर्टेज वर पार्टली ड्यू टू द स्मॉल साइज ऑफ होल्डिंग्स। क्या आर्ग्यू किया, क्या बताया सरकार ने, यानी गवर्नमेंट क्या कह रही है कि जो ग्रेन की शॉर्टेज हो रही है वो किसकी वजह से है? स्मॉल साइज़ ऑफ होल्डिंग्स। जो खेत हैं उनके आकार बहुत ही ज़्यादा छोटे हैं। आफ्टर 1917 लैंड हैड बीन गिवन ओवर द पीजेंट्स। आफ्टर 1917 यानी कि रशियन रेवोल्यूशन के बाद बोल्शेविक्स ने अनाउंसमेंट की थी कि सीज़ कर ली जाए लैंड नोबल्टी से। जो पीजेंट्स खेतों में काम कर रहे हैं वो खेत उन्हीं के हैं, वो ऑनर हैं, इसलिए वो कंट्रोल में ले लें। तो उन्होंने सीज़ कर ली थी लैंड्स। तो वही लोग जो हैं, लैंड हैड गिवन ओवर द पीजेंट्स, दी स्मॉल साइज पीजेंट्स फार्म्स कुड नॉट बी मॉडर्नाइज्ड। तो उन लोगों ने उस वक्त क्या किया? जो उनके हाथ में ज़मीन लगी वो कब्जे में कर ली। तो छोटे छोटे साइज़ के खेत थे और उन खेतों को मॉडर्नाइज्ड नहीं किया गया था, यानी कि जो मॉडर्न मीन्स होते हैं एग्रीकल्चर में, मशीनें वगैरह वो वहाँ यूज़ नहीं की जाती थी। क्या रीज़न था? साइज़ ऑफ द प्लॉट्स आर वेरी स्मॉल टू डेवलप मॉडर्न फार्म्स एंड रन दैम अलोंग इंडस्ट्रियल लाइंस विद द मशीनरी। अब वो क्या चाहते हैं कि मॉडर्न मीन्स जो है फार्मिंग के उनको यूज़ किया जाए, डेवलप किया जाए, और जो इंडस्ट्रीज़ के अंदर मशीनें बन रही हैं उनका यूज़ खेतों में किया जाए, जैसे ट्रैक्टर्स हैं, हार्वेस्टर्स हैं, थ्रेशर्स हैं। दीज मशीन्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडस्ट्रीज़। तो इंडस्ट्रीज़ को भी बूस्ट मिलेगा और एग्रीकल्चर में भी प्रोडक्शन के अंदर इंक्रीज़ होगी, प्रोडक्शन और इम्प्रूवमेंट होगी। तो ये सब करने के लिए उन्होंने क्या किया? कलेक्टिवाइज जो पॉलिसी थी उसको अडॉप्ट किया, और ये नेसेसरी भी था टू एलिमिनेट कुलाक्स, टेक अवे लैंड फ्रॉम पीजेंट्स एंड इस्टेब्लिश स्टेट कंट्रोल्ड लार्ज फार्म्स। तो कुलक्स को भी उनके अपनी ज़मीन से बेदखल करना, एलिमिनेट करना, ये ज़रूरी था उस वक्त। अगर वो जो है प्रोडक्शन को बढ़ाना चाहते हैं, सप्लाई को कंटिन्यू करना चाहती है सरकार, तो ये स्टेप उनको उठाना पड़ेगा। और जितनी भी स्टेट लैंड है उसके ऊपर स्टेट का कंट्रोल करना पड़ेगा, तब जाकर ये श्योर हो जाएगा कि जो होर्डिंग है वो नहीं होगी और लोगों को जो फूड सप्लाई है, ठीक है, शहरों के अंदर वो प्रॉपर हो सकेगी। व्हाट फॉलोड वाज स्टालिन कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम। क्या स्टेप उठाए गए कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम में? फ्रॉम 1929 द पार्टी फोर्स्ड ऑल पीजन टू कल्टिवेट इन कलेक्टिव फार्म्स। और वो कलेक्टिव फार्म्स जो है इकट्ठे कर लिया गया, यानी एक गांव है उसकी जितनी भी ज़मीन जिस पर खेती करते हैं उसको इकट्ठा कर लिया और उसको क्या बोला गया? कोलखेज, कोलखोज कह लो या कोलखेज कह लो। अब इसी इकट्ठी की हुई कलेक्टिव लैंड के ऊपर
उस गांव के जितने भी पीजेंट्स हैं वो क्या करेंगे, उसको कल्टीवेट करेंगे। द बल्क ऑफ लैंड एंड इम्प्लीमेंट्स वर ट्रांसफर टू द ओनरशिप ऑफ कलेक्टिव फार्म्स, पीजेंट्स वर्क ऑन द लैंड एंड द कोलखोज प्रॉफिट वाज शेयर्ड। अब ये बल्क ऑफ लैंड यानी कि जो साइज़ है लैंड के वो क्या हो जाएंगे, लार्ज हो जाएंगे, और जो भी इम्प्लीमेंट्स हैं, जो भी मॉडर्न मीन्स हैं वो यूज़ किए जाएंगे, और जो ओनरशिप है वो ट्रांसफ़र हो जाएगी कलेक्टिव फार्म्स के अंदर। यानी कि यहाँ सब मालिक हैं, जो गांव के लोग हैं उनके पास चाहे पहले 1 हेक्टेयर थी, किसी के पास 10 हेक्टेयर थी या इससे भी ज़्यादा, तो सब इक्वल हो जाएंगे, सब उस पूरी लैंड के क्या हो जाएंगे, ओनर्स हो जाएंगे। और पीजेंट्स वर्कड ऑन द लैंड, ठीक है, उस कोलखोज ज़मीन के ऊपर जो पीजेंट्स है वो मिलकर काम करेंगे, और प्रॉफिट वाज शेयर्ड, जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी ग्रेन प्रोड्यूस होगा वो सब शेयर कर लिया जाएगा। एंड रेज्ड पीजेंट्स, अब इस चीज़ का, इस अनाउंसमेंट का पीजेंट्स को बहुत गुस्सा आया, रजिस्टर्ड, विरोध किया द अथॉरिटी एंड द डिस्ट्रॉयड दियर लाइव स्टॉक्स, और गुस्से में आकर क्या किया, अपने जो लाइव स्टॉक्स थे यानी जो पशु रखते थे वो उनकी संख्या कम कर दी। और बिटवीन 1929 एंड 1931 नंबर ऑफ कैटल्स फेल बाय 1/3, 1929 और 31 के बीच में 1/3 जो पशुओं की संख्या थी वो कम हो गई। दोज हु रजिस्टर्ड कलेक्टिवाइजेशंस वर severely punished, many were deported और exiled। जो लोग कलेक्टिवाइजेशन का विरोध कर रहे थे उनको पनिश किया गया, उनको सज़ा दी गई, और बहुत सारे लोगों को डिपोर्ट भी कर दिया और एग्जाइल्ड भी। दोनों का मेन जो है सेम मीनिंग होता है। डिपोर्ट मीन्स क्या होता है, फोर्सेबली रिमूव्ड फ्रॉम वंस ओन कंट्री, अपने ही देश से धक्के से बाहर निकाल देना। और एग्जाइल्ड क्या होता है, फोर्स टू लीव अवे फ्रॉम वंस कंट्री, यानी जिस कंट्री का वो रहने वाला। जैसे लेनिन ने क्रांति की, लोगों को उकसाया समाजवाद के लिए, तो उसको एग्जाइल कर दिया गया था, देश से बाहर निकाल दिया गया था, ठीक है। तो ऐसे ही लोगों को जिन्होंने कलेक्टिवाइजेशन का विरोध किया उनको पनिश भी किया गया, डिपोर्ट भी किया गया, एग्जाइल्ड भी किया गया। एज दे रजिस्टर्ड कलेक्टिवाइजेशन पीजेंट आर्ग्यूड, अब जैसे ही कलेक्टिवाइजेशन का उन्होंने विरोध किया, बल्कि पीजेंट्स ने आर्ग्यू भी किया कि दे वर नॉट रिच और दे वर नॉट अगेंस्ट सोशलिज्म, कि उन्हें पनिश ना किया जाए, ना तो वो रिच है यानी कि कुलाक्स है, और ना ही वो सोशलिज्म के विरोध में है। दे मेयरली डिड नॉट वांट टू वर्क इन कलेक्टिव फार्म्स फॉर अ वैरायटी ऑफ रीजंस, सिर्फ वो जो कलेक्टिवाइजेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया है उसकी फेवर में नहीं है, बहुत सारे रीजन है जिसकी वजह से वो वहाँ पर काम नहीं करना चाहते। स्टालिन्स गवर्नमेंट अलाउड सम इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन, स्टालिन ने मजबूर होकर कुछ को तो इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन करने के लिए अलाउ कर दिया, बट ट्रीटेड सच कल्टीवेटर्स अनसिम्पैथेटिकली। अनसिम्पैथेटिकली क्या होता है, सहानुभूति ना रखना। अब जिन लोगों ने अपनी मर्जी की उनके साथ सरकार की कोई सहानुभूति नहीं थी, कोई उनके साथ कॉपरेशन नहीं थी। इन स्पाइट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन प्रोडक्शन डिड नॉट इंक्रीज इमीडिएटली, कलेक्टिवाइजेशन को वो अडॉप्ट किया गया, लेकिन उसके बावजूद भी प्रोडक्शन जो थी वो इंक्रीज़ नहीं हुई, बल्कि बैड हार्वेस्ट ऑफ 1930 to 33 लेड टू वन ऑफ मोस्ट डिवास्टेटिंग फेमाइंस इन सोवियत हिस्ट्री व्हेन ओवर 4 मिलियंस डाइड। 1930 से लेकर 33 के बीच में कलेक्टिवाइजेशन की वजह से क्या हुआ, एक फेमाइन, डिवास्टेटिंग फेमाइन फेस करना पड़ा। फेमाइन क्या होता है, अकाल की स्थिति, भूखमरी जिसमें कुछ भी पैदा नहीं होता और लोग जो हैं भूखे मरने की कगार पर आ जाते हैं। तो सोवियत हिस्ट्री में कलेक्टिवाइजेशन के बाद क्या आउटकम आया कि 40 लाख लोग भूख से ही मर गए, जबकि प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए स्टेप उठाया गया था ग्रेन की, तो ग्रेन तो इंक्रीज़ नहीं हुई बल्कि फेमाइन आ गया और उसमें 40 लाख लोग मारे गए। तो ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी, तो रशिया के अंदर ये बहुत बड़ा इंसिडेंट था। नेक्स्ट ये सोर्सेज है बेटा,
इसमें एक ऑफिशियल व्यू है अपोजिशन का टू कलेक्टिवाइजेशन और दूसरा है गवर्नमेंट रिस्पॉन्स। कलेक्टिवाइजेशन को लेकर लोगों का क्या रवैया था, एक ऑफिशियल व्यू है, एक ये स्टेटमेंट सर्वे है कि जो लोग समूहिकीकरण को पसंद नहीं करते थे और सरकार उनके प्रति क्या रवैया अपनाती थी। तो यह सब बताया हुआ है कि इतने लोगों को अरेस्ट कर लिया, इतने को फांसी दे दी गई और इतनों को इम्प्रीजन किया गया। तो ये स्टेप उठाए स्टालिन ने कलेक्टिवाइजेशन के बाद। तो लोग खुश थोड़ा थे, तो लोग तो फेडअप थे कि ये जो नई व्यवस्था, नई गवर्नमेंट को इलेक्ट किया गया है, क्यों किया, क्योंकि वो चाहते थे कि सोशलिज़म आए और प्रोडक्शन के जितने भी साधन हैं उनके ऊपर उनका पूरा राइट हो। लेकिन इस तरीके से हो यह उन्होंने कभी सोचा ही नहीं था, क्योंकि कलेक्टिवाइजेशन में लोगों को क्या हुआ कि जब खेत को इकट्ठा कर लिया गया, गांव के खेत को, अब जो ज़िम्मेदार है, ठीक है, उसको भी उतना ही शेयर मिलेगा और जो लैंडलेस था उसको भी उतना ही शेयर मिलेगा। उसमें यही सिस्टम अडॉप्ट किया गया कि सारी खेतों के ऊपर प्रोडक्शन की जाए और जितना भी ग्रेन मिले उसको फैमिली मेंबर की नीड्स के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। ये नहीं है कि जिसके पास 10 हेक्टेयर लैंड थी उसको शेयर ज़्यादा मिलेगा, जिसके पास लैंड थी ही नहीं तो उसको भी उतना शेयर, और जो बड़ा ज़िम्मेदार था उसको भी उतना शेयर। तो बड़े पीजेंट्स जो थे और मिडल क्लास जो थी उन सब ने इस चीज़ का विरोध किया। जो लैंडलेस थे वो तो खुश थे, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ इस प्रोग्राम से, अब जो बड़े पीजेंट्स थे उन्हें लगा कि इतनी मेहनत करने की क्या ज़रूरत है, जब घर बैठे ही शेयर मिल जाएगा, अनाज उन्हें अपने परिवार के ज़रूरत के हिसाब से मिल जाएगा, तो हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। धीरे धीरे लोगों ने वहाँ पर लेबर करनी छोड़ दी। इसकी वजह से ही वहाँ पर फेमाइन आया और बहुत सारे लोग मारे गए, क्योंकि सबको यही लगा कि हम अपने खेतों में अपना खून पसीना क्यों बहाएं, जबकि हमें सरकार घर बैठे ही अकॉर्डिंग टू फैमिली वो अनाज जो है प्रोवाइड करवा देगी। तो मैनी विद इन द पार्टी criticize the confusion in industrial production under the planned economy and the consequences of collectivization। जो प्लान इकोनॉमी अडॉप्ट की थी 5 ईयर प्लान्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर, और जो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं बेटा, रिजल्ट्स समूहिकीकरण के, कलेक्टिवाइजेशन के, इन सब को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे पार्टी मेंबर्स भी, क्योंकि पार्टी के जो मेंबर थे उनको ये कार्यक्रम, जो प्रोग्राम लॉन्च किया था स्टालिन ने, वो पसंद नहीं आया और उनको कन्फ्यूज़न हो रहा था कि इंक्रीज़ होने की बजाय प्रोडक्शन की लोग भूखे मर रहे हैं। तो उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया सरकार की नीतियों को। स्टालिन एंड हिज सिंपथाइजर्स चार्ज दिस क्रिटिक्स विद कॉन्स्पिरेंसी अगेंस्ट सोशलिज्म। अब स्टालिन और जो उसके फॉलोअर्स थे, जो उसको पसंद करते थे, सिंपथाइजर्स थे, उन्होंने आलोचना करने वालों के ऊपर क्या आरोप लगाया, कॉन्स्पिरेंसी का, षड्यंत्र का, कि वो सोशलिज़म के विरुद्ध हैं, सोशलिज़म के लिए वो विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे उनके ऊपर आरोप लगाए गए। एक्यूजेशंस वर मेड थ्रू आउट द कंट्री और एंड बाय 1939 ओवर 2 मिलियंस वर इन प्रिजन्स और लेबर कैंप। मोस्ट वर इनोसेंट्स ऑफ द क्राइम्स बट नो वन स्पोक फॉर देम। तो जो क्रिटिसाइज़ कर रहे थे 1939 के आसपास 20 लाख लोगों को जेल में डाल दिया गया, लेबर कैंप्स में रखा गया, और उनमें से इतने बहुत सारे लोग इनोसेंट थे जिनको पता ही नहीं था, कोई उन्होंने क्राइम नहीं किया था, लेकिन कोई भी उनके अपने लिए नहीं बोल पाया, सरकार से आर्ग्यू नहीं कर पाया। लार्ज नंबर वर फोर्स टू मेक फास्ट कन्फेशंस अंडर टॉर्चर, और बहुत ज़्यादा लोगों को मजबूर किया गया कि जो उन्होंने अपराध किया नहीं वो भी अपराध मनवाने की कोशिश की गई, एग्जीक्यूट किया गया। सेवरल अमंग देम वर टैलेंटेड प्रोफेशनल्स, और उनमें से बहुत ज़्यादा जो थे टैलेंटेड प्रोफेशनल्स थे। प्रोफेशनल्स क्या होता है, मिडिल क्लास के लोग थे, जो पढ़े लिखे वर्ग के लोग थे, और लोगों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उनके बारे में वो बोल रहे थे, और इसी वजह से उनको जो है टॉर्चर किया गया, जेल में डाला गया, इवन कि कईयों को तो फांसी की सज़ा भी मिली। ठीक।
ठीक है। तो ऐसे जो है ये पॉलिसी वहाँ पर अडॉप्ट की गई। ये एक लेटर है, एक पीजेंट ने लिखा है, हु डिड नॉट वांट टू ज्वाइन द कलेक्टिव फार्म्स, जो बिल्कुल भी सामूहिक खेती नहीं करना चाहता था। तो बिल्कुल सिंपल सा है, उसमें सारी डिटेल दी हुई है फैमिली की, क्या उनके पास जो कैटल्स थे, हॉर्स, काऊ, काफ, शीप, लैम्स, बच्चे थे उनके, 2 डॉटर्स थी, ठीक है, एक सन था। तो कैसे वो अपना जो है गुजारा कर रहे थे। अच्छा, उनका जो है इम्प्लीमेंट फर्नीचर एंड माई रिजर्व फॉर वुड रिपेयर ऑफ बिल्डिंग, तो ये सारा सिस्टम था। और उनकी जो लैंड थी उनको कॉन्फिस्केटेड किया गया, जब्त कर लिया रशियन गवर्नमेंट ने, जबकि वो अपनी फैमिली के साथ खुश थे। तो कलेक्टिवाइजेशन ने उनकी लाइफ बदल दी। तो जो वो फेस कर रहे थे उसको उन्होंने बयान किया है लेटर के थ्रू, ठीक है। ये सोर्सेज आप स्टडी करना बेटा। लास्ट टॉपिक है ग्लोबलाइजेशंस इन्फ्लुएंस रशियन रेवोल्यूशन और द यूएसएसआर। जो रशियन रेवोल्यूशन हुई, सोशलिज़म को अडॉप्ट किया गया, उसका ग्लोबल इन्फ्लुएंस क्या पड़ा, यानी कि वैश्विक स्तर पर उसका क्या प्रभाव पड़ा यूएसएसआर का। यूएसएसआर क्या था, जब सोवियत गवर्नमेंट बन गई तो उन्होंने रशिया का नाम बदलकर यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ओके, क्या बन गया, यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। जहाँ जहाँ पर भी उनका कंट्रोल था उस सब एरियाज़ को अपने में जो है उनको नाम दे दिया, सोशलिस्ट रिपब्लिक बना दिया। एग्जिस्टिंग सोशलिस्ट पार्टीज इन यूरोप डिड नॉट fully approve of the way of Bolsheviks took power and kept it. However, the possibility of a worker state fired people's imagination across the world. In many countries, communist party were formed, like the Communist Party of Great Britain. तो सोशलिस्ट पार्टी जो यूरोप के अंदर थी, ठीक है, उन्होंने जैसे ही जिस तरीके से बोल्शेविक्स ने रशिया के अंदर पावर को छीना था और पावर के ऊपर कंट्रोल किया था, वो सिस्टम जो था यूरोप के अंदर नहीं था। लेकिन सब लोग जो थे सोशलिज़म को अडॉप्ट करना चाहते थे, और पीपल जो थे वो इमेजिनेशन कर रहे थे अक्रॉस द वर्ल्ड कि उनकी कंट्रीज़ में भी जो रशिया के अंदर सिस्टम को अडॉप्ट किया गया, सोशलिज़म को अपनाया जाए। और उसी की तर्ज पर सभी जो कंट्रीज़ के जिनमें लोग सोवियत सोशलिज़म को पसंद करते थे, उन्होंने अपनी अपनी पार्टीज़ बनाई। जैसे ग्रेट ब्रिटेन का एग्ज़ाम्पल है यहाँ पर, कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि रशिया में जिस तरीके से सत्ता के ऊपर कब्ज़ा किया गया बोल्शेविक्स के द्वारा, वो सिस्टम जो था बाकी कंट्रीज़ में नहीं गया, लेकिन जो सोशलिज़म था उसको सभी ने पसंद किया और उसी की तर्ज पर अपने अपने देश में पार्टीज़ बनाई गई। बोल्शेविक्स एनकरेज्ड कॉलोनियल पीपल टू फॉलो दियर एक्सपेरिमेंट। अब बोल्शेविक एनकरेज कर रहे थे उन लोगों को जो कॉलोनाइज थे, यानी जिनके ऊपर दूसरी कंट्रीज़ का कब्जा था, जैसे हमारे देश पर ब्रिटिश लोगों का था, ठीक है। ऐसे ही जो कॉलोनियल कंट्रीज़ थे, कॉलोनियल पीपल्स थे, उनको बोला कि वो भी ऐसा एक्सपेरिमेंट करें। मैनी नॉन रशियन फ्रॉम आउटसाइड द यूएसएसआर पार्टिसिपेटेड इन द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पीपल ऑफ द ईस्ट एंड द बोल्शेविक फाउंडेड। जो ईस्ट साइड में कंट्रीज थे यूएसएसआर, जो नॉन रशियन थे, यूएसएसआर के अलावा वर्ल्ड के अंदर ईस्ट की बात कर रहे हैं, यानी ईस्ट एशिया की, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग जो हैं कॉन्फ्रेंस करते थे, ये रशियन सोवियत रशियन वाले, तो वहाँ पर वो पार्टिसिपेट करते थे। और बोल्शेविक्स ने एक कोमिंट्रन क्या होता है, एक इंटरनेशनल पार्टी होती है, यूनियन ऑफ प्रो बोल्शेविक सोशलिस्ट पार्टी, यानी कि जो विचारधारा कार्ल मार्क्स की को पसंद करते थे, लेनिन के फॉलोअर्स थे, वो सब इस इंटरनेशनल जो एक पार्टी थी कोमिंट्रन, उसके मेंबर थे। सम रिसीव्ड एजुकेशन, इवन कि उन लोगों ने यूएसएसआर की यूनिवर्सिटी में, कम्युनिस्ट यूनिवर्सिटी में एजुकेशन भी ली।
और by the time of the outbreak of the Second World War, the USSR had given socialism global fate and was stature. ये सेकेंड वर्ल्ड वार होने से पहले तक जो सोशलिज़म की विचारधारा थी वो मोस्टली जो ईस्टर्न कंट्रीज़ थे, कॉलोनियल कंट्रीज़ थे, उन्होंने अडॉप्ट कर ली थी। यानी कि वर्ल्ड वार बाद में हुआ, सोशलिज़म को पहले अडॉप्ट कर लिया गया। Yet by the 1950 it was acknowledged with the country that the style of government in the USSR was not keeping with the ideals of Russian Revolution। 1950 के आसपास जो कंट्रीज़ थे उन्होंने यूएसएसआर की गवर्नमेंट की जो स्टाइल था काम करने का और जिस तरीके से उन्होंने कब्जा किया, उन आदर्शों को जो है बाद में पालन नहीं किया गया, क्योंकि बोल्शेविक और लेनिन ने क्या किया था, सोशलिज़म चाहते थे, लेकिन जब सत्ता में आए तो उन्होंने खुद ही सारी जो अथॉरिटी थी अपने पास रखी, पावर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। ठीक है। इन द वर्ल्ड सोशलिस्ट मूवमेंट टू वाज रिकग्नाइज दैट ऑल वाज नॉट वेल इन द सोवियत यूनियन। और वर्ल्ड में जहाँ भी सोशलिस्ट मूवमेंट हुए हैं उन्हें इस चीज़ की पूरी जानकारी थी कि जो सोवियत यूनियन या रशिया के अंदर जो भी हुआ है ये सही नहीं हुआ है, अच्छा नहीं चल रहा वहाँ पर। ए बैकवर्ड कंट्री हैड बिकम ए ग्रेट पावर। एक पिछड़ी हुई कंट्री जो थी वो पावर में आ चुकी है, उसकी इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर सब डेवलप हो गया है। पुअर वर बीइंग फेड, वहाँ जो भूखे लोग थे उनको खाना खिलाया जा रहा है, उनका पेट भरा जा रहा है, यानी कि इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट हुई वहाँ पर रशिया में। बट इट हैड डिनाइड द एसेंशियल फ्रीडम ऑफ सिटीजन्स। लेकिन बहुत सारी चेंजेस के बाद भी उन्होंने क्या किया, जो फ्रीडम एसेंशियल चाहिए होती है सिटीजन्स को, जो उनको राइट चाहिए थे, वो उनको कैरी नहीं किया गया। प्रोजेक्ट्स थ्रो रिप्रेसिव पॉलिसीज़ जो है अडॉप्ट की गई थी सोवियत लोगों ने, जो सरकार थी, लोगों को टॉर्चर किया गया था। यानी जिन आदर्शों को लेकर रशियन रेवोल्यूशन हुई थी उन आदर्शों का पालन नहीं किया गया, बल्कि लोगों को उसी ऑटोक्रेटिक रूल का सामना करना पड़ा जो जार के समय उनको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी। बाय द एंड ऑफ द 20th सेंचुरी इंटरनेशनल रेपुटेशन ऑफ द यूएसएसआर एज अ सोशलिस्ट कंट्री had declined, though it was recognized that socialist ideas still enjoyed respect among its people। तो लोग जो हैं यूएसएसआर के अंदर जो सोशलिस्ट कंट्रीज़ थी, यानी कि यूएसएसआर को फॉलो करते हुए वो कंट्रीज़ जिन्होंने सोशलिज़म को अपनाया था, ठीक है, वो उनके आदर्शों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। और तब भी लोगों ने ऐसा स्टेप उठाया था, लेकिन जो रशिया के अंदर चल रहा था उसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। सोशलिज़म को सभी लोग पसंद कर रहे थे, बट इन ईच कंट्री द आइडियाज़ ऑफ सोशलिज़म वर रीथॉट इन अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट वेज। सभी लोगों ने अपने अपने तरीके से सोशलिज़म को अपनी कंट्रीज़ में अडॉप्ट किया था। जिस तरीके से लेनिन ने सत्ता हथियाई थी, ठीक है, वो सोशलिज़म के आदर्शों की फेवर में नहीं थी, उसके अकॉर्डिंग नहीं थी। लेकिन जिन कंट्रीज़ ने उनको फॉलो किया, जैसे इंडिया के अंदर भी सोशलिज़म जो है उसको हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी लिया गया है, और यहाँ पर सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट पार्टीज़ भी बनी थी, ठीक है। और लेकिन जो उनका सिस्टम था सत्ता को हथियाने का, वो दूसरे कंट्रीज़ ने अडॉप्ट नहीं किया, इसकी अच्छी बातों को ही लिया जो सोशलिज़म में होना चाहिए। देखो यहाँ पर है राइटिंग अबाउट रशियन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर बहुत सारे लोग थे, जैसे रविंद्रनाथ टैगोर, जवाहरलाल नेहरू, ये सोशलिज़म की फेवर में थे। इवन कि रशिया में भी गए, जो कॉन्फ्रेंस होती थी उनको अटेंड भी किया और सोशलिज़म को इंडिया के अंदर भी लेकर आए। बहुत सारी बुक्स भी लिखी गई। यहाँ पर बुक लिखी है रशियन रेवोल्यूशन लेनिन के ऊपर, हिज लाइफ एंड हिज थॉट्स एंड लेटर, आर.एस. अवस्थी ने लिखी है। इसी तरह रेड रेवोल्यूशन एस.डी. विद्या लंकर। तो ये सोशलिज़म से ही प्रभावित होकर इंडियंस जो राइटर्स थे उन्होंने बुक्स लिखी थी, लोगों को अवेयर किया था। और इंडिया के अंदर 1920 में कम्युनिस्ट पार्टी जो आज दो भागों में बटी हुई है, कम्युनिस्ट पार्टी जो है, और 1920 में इसकी फाउंडेशन हुई थी यहाँ पर। और ये किसकी तर्ज पर हुई थी? सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी की तर्ज पर। तो इंडिया में भी इसका जो है इम्पैक्ट है, प्रभाव है। और यहाँ पर
क्या दिया हुआ है, एन इंडियन अराइव्स इन सोवियत रशिया। ठीक है, 1920 के अंदर एक इंडियन जब रशिया गया तो वहाँ के लोगों की सिचुएशन को डिफ़ाइन ये कर रहा है, यहाँ पर बता रहा है। फॉर द फर्स्ट टाइम इन आवर लाइफ वी वर सीइंग यूरोपियंस मिक्सिंग फ्रीली विद एशियंस। ठीक है, जो यूरोपियन थे वो एशियंस के साथ मिक्स हो रहे हैं। ऑन सीइंग रशियंस mingling freely with the rest of the people of the country we were convinced that we had land of real equality। तो यहाँ सोशलिज़म की वजह से सब बराबर हैं। तो यहाँ पर we saw freedom in its true light in spite of their poverty imposed by revolutionaries imperialistic peoples were joyal and satisfied थी। तो यहाँ पर सोशलिज़म को लेकर लोगों की विचारधारा बताई गई है कि लोग कितना सोशलिज़म को पसंद करते थे। ठीक है, तो चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया बेटा। हियर आवर चैप्टर इज़ फिनिश्ड। ओके बेटा, गुड बाय।